हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। हमने यहाँ पे एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके एसएससी जेईई के PYQ क्वेश्चंस की, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो आपके डिज़ाइन ऑफ सीवर एंड सीवरेज सिस्टम के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस पार्ट में कवर किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने विद डिटेल एंड कंसेप्ट वाइज कवर करने की कोशिश की है डियर। उसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते थे उसको हम इस पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे डियर। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हालांकि अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशंस को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इस सेशंस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हो सकता है जो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस में कवर करवाया हो उस टॉपिक से रिलेवेंट आपको यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है यार। क्लियर है? क्वेश्चंस में क्या कहा है आपके पास? क्वेश्चंस में कहा है कि before the entering of main hole a candle is lowered in the main hole। कि जब क्या करता है कि बिफोर एंटरिंग, कि मेन होल में एंटर होने से पहले हम क्या एंटर करते हैं, वहां पर अपना कैंडल को एंटर करते हैं। या तो आप कैंडल बोल सकते हो या फिर आप वहां पे लैंप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो क्यों? टू एल्यूमिनेट इट, या सेकेंड है टू डिटेक्ट द टॉक्सिक गैसेस के लिए, या फिर टू गिव द सिग्नल टू द एडजस्ट मशीन के लिए, या फिर टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो शायद ही आपको ये चीज तो पता लगी गई होगी कि सर हम मेन होल्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। मेन होल का जो मेन फंक्शन है यहाँ पर वो है उसका इंस्पेक्शंस करना, उसकी क्लीनिंग करना और उसका रिपेयर करना एंड उसकी मेंटेनेंस करना। क्लियर है? तो ये चीज मैं फिर से आपको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जो सर आपका मेन होल हो चाहे ड्रॉप मेन होल हो, इसका जो मेन फंक्शंस रहते हैं, सबसे पहले सर इंस्पेक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। बिल्कुल सर, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद क्लीनिंग पर्पस के लिए किया जाता है सर। क्लीनिंग के बाद आपका रिपेयर पर्पस के लिए किया जाता है, और रिपेयर के बाद आपका मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपने मेन होल या ड्रॉप मेन होल्स का यूज करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी लोकेशंस की कि सर इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती है। तो जहां पर आपके दो डिफरेंट डाया ऑफ सीवर हो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जहां पर आपने अपने सीवर लाइन का अलाइनमेंट चेंज करना हो वहां पे उसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा यूज, जहां पर आपको क्या दिख रहा हो, आपको एक जंक्शन पॉइंट दिख रहा हो तो उस पॉइंट्स पे भी आप क्या कर सकते हैं, अपना मेन होल्स या ड्रॉप मेन होल्स प्रोवाइड कर सकते हैं डियर। क्लियर है? तो देखिएगा, जब आप क्या करते हैं मेन होल में, सबसे पहले आप अगर क्लीनिंग करने जाते हैं तो क्लीनिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्लीनिंग करने से पहले आपको बिफोर 30 मिनट पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कवर्स को ओपन करना पड़ेगा। कवर को क्या करना पड़ेगा होगा? आपको ओपन करना पड़ेगा। कौन सा? जो मेन होल का कवर है। 30 मिनट पहले आप जैसे ही उसको ओपन करके रख देना, कुछ समय के लिए उसको आपको खुला रखना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको खुला रखेंगे 30 मिनट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसका डिटेक्शन ऑफ गैसेस करनी पड़ेगी। वहां पे डिटेक्शन ऑफ गैसेस करना पड़ेगा। अब जब आप डिटेक्शन ऑफ गैसेस करते हैं तो सबसे पहले सर यहाँ पे कौन सी गैस डिटेक्ट की जाती है? जो सबसे पहले कौन सी गैस डिटेक्ट की जाती है? जो सबसे हल्की गैस है। और सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आपके पास मीथेन गैस होती है। हालांकि अगर हम मेन होल्स की बात करते हैं या आपके सीवरेज सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर मेनली 3 गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली आपके पास मीथेन होती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और तीसरी आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो सबसे पहले जो गैसेस में जो डिटेक्शन किया जाता है वो आपका मीथेन का किया जाता है, CH4 किया जाता है। उसके बाद आपका कौन सी गैसेस का डिटेक्शन किया जाता है सर? सेकंड पे आपका किया जाता है CO2 गैसेस का डिटेक्शन किया जाता है। और थर्ड पे किसका डिटेक्शन किया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का डिटेक्शन किया जाता है। क्लियर है? अब देखिएगा, आपने कहा है सर कि जो मीथेन गैस होती है वो लाइट होती है एंड एक्सप्लोजिव इन नेचर्स की होती है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? मीथेन गैस जैसे ही आपने ये कवर ओपन किया होगा तो आप अपनी जलती हुई तिल्ली को इसके कवर के पास ले जाओगे। जैसे ही आपने उस कवर के पास ले गए, अगर वो जलती हुई तिल्ली की आग थोड़ा सा भड़की, यानी कि आग और ज्यादा भड़की, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर मीथेन गैस प्रेजेंट है। अगर वो आपकी जलती हुई तिल्ली की जो आपके पास आग है, अगर
अगर जितनी लो में वो जल रही थी उतनी ही है, तो इसका मतलब है वहां पे मीथेन गैस अब नहीं है। क्लियर है? तो इसके लिए जो हम टेस्ट का जो डिटेक्शंस करते हैं मीथेन्स के लिए, वो कौन सा टेस्ट रहता है आपके पास? मैच स्टिक टेस्ट रहता है। कौन सा सर? मैच स्टिक टेस्ट रहता है। ठीक है, ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद आता है सेकंड टेस्ट की जब तो आपने पहला टेस्ट कर लिया है कि मैच स्टिक्स टेस्ट, सेकंड टेस्ट आता है आपके पास CO2, यानी कि अब किस गैस का डिटेक्शंस करेंगे हम यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिटेक्शंस करेंगे। जब यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के डिटेक्शंस कर देंगे जो किस नेचर की होती है आपके पास? कॉरोसिव इन नेचर्स की होती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप डिटेक्ट करोगे कि आपके सीवर्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे सर? आप अपना कैंडल या लैंप टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे सर? आप लैंप एंड कैंडल टेस्ट, या तो लैंप बोल दो या फिर मैं और करके लिख देता हूं कैंडल टेस्ट किया जाता है। कौन सा? कैंडल टेस्ट किया जाता है। अगर ये लैंप और कैंडल टेस्ट ध्यान रहे, जैसे ही आपने इसको सीवर के अंदर ड्रॉप किया और आपने क्या देखा कि अगर आपकी जो कैंडल्स की जो लो है वो लगातार अगर जल रही है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसका मतलब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अब आपका प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? बट अगर आपकी जो लैंप और कैंडल है अगर वो विद इन 5 मिनट्स से पहले क्या हो जाती हो? आपकी कैंडल बुझ जाती है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर आपका ऑक्सीजन एब्सेंस है, और जब ऑक्सीजन है तो वो किसको डिटेक्ट कर रही है? आपको CO2 गैसेस को डिटेक्ट कर रही है। क्लियर है? उसके बाद आता है थर्ड टेस्ट, और थर्ड टेस्ट आता है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट आपके पास सबसे लास्ट में टेस्ट डिटेक्ट किया जाता है, और इसके लिए एक पेपर्स होता है, एक पेपर का यूज किया जाता है जिस पेपर्स को बोलते हैं हम लीड एसीटेट टेस्ट। कैसा होता है वो? कौन सा टेस्ट किया जाता है सर आपका? लीड एसीटेट। कौन सा? लीड एसीटेट टेस्ट किया जाता है। और जो ये लीड एसीटेट टेस्ट होता है इसको क्या किया जाता है? ये किस कलर का होता है आपके पास? पेल येलो कलर का होता है। कैसे होता है सर आपके पास? पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, बट जैसे ही आप क्या करते हैं? आप अपने सीवरेज सिस्टम के अंदर यानी कि जिस मेन होल के अंदर ड्रॉप करते हैं, तो जैसे ही ये जो लीड एसीटेट है अगर अपना कलर चेंज कर रहा है, यानी कि पेल येलो से किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका डार्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है? आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट है। अगर आपका वो एजिटेड पेल येलो रहता है तो उसका मतलब है वहां पे किसी भी तरह की अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो इसका बाद में जो कलर बन जाता है वो आपका डार्क बन जाता है। क्लियर है? तो मीथेन से हम पहले मीथेन गैस का डिटेक्शन करते हैं जो मैचस्टिक्स टेस्ट किया जाता है जिससे हम अपने गैसेस का पता लगाते हैं। दूसरा टेस्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं जिससे हम अपनी ऑक्सीजन की गैस का डिटेक्शन करते हैं कि आपके कि जो मेन होल आपको वहां पे ड्रॉप करवाना है क्या उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है या नहीं है। क्लियर है? तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लैंप और कैंडल टेस्ट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड आता है और हाइड्रोजन सल्फाइड में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? लीड एसीटेट टेस्ट करते हैं। और जो ये टेस्ट होते हैं आपके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ध्यान रहे, अगर आपका मीथेन टेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट करोगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की डिटेक्शंस का पता लगाओगे डायरेक्ट, तो जो आप वहां पे लैंप और कैंडल यूज कर रहे हैं वो आपका फट भी सकता है। क्लियर है? ये बात आप ध्यान रखें। इसीलिए बेटर है कि आप सबसे पहले मीथेन गैस का डिटेक्शन कीजिएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कीजिएगा और फिर आप हाइड्रोजन सल्फाइड का डिटेक्शन कीजिएगा। तो यहां पे यही तो पूछा है कि टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जो आपका बिफोर एंटरिंग द मेन होल ए कैंडल इज लोड इन द मेन होल, क्यों एंटर की जाती है? कि वहां पे हम पता लगा सके कि आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है, तो दिस इज डी, इसका क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है ये भी देखिएगा, ये टॉपिक्स भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में कवर करवाया है, बट कोई ना, यहां पे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर इज कॉल्ड, कि जो सीवर आपको डिस्कनेक्ट करता है हाउस ड्रेन से आपकी स्ट्रीट सीवर में, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको इंटरसेप्टिंग सीवर बोलते हैं। इंटरसेप्टिंग सीवर आपके वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं डियर, जहां पर आपका हाउस ड्रेन सीवर मीट कर रहा हो आपके म्युनिसिपल सीवर्स के साथ।
क्लियर है। ये क्या करता है कि जो भी हाउस होल्ड ड्रेनेज सीवेज होता है उसको कैरी करता है, क्लियर है, और आपको बचाता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस से, क्लियर है। तो इसके भी हम थोड़े से पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या सर उसको हम मास्टर ट्रैप बोलते हैं, क्या सर हम इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं, या फिर क्या सर उसको इंटरसेप्शन मेन होल बोलते हैं, या सर क्या यहाँ पर इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ठीक है, तो देखिएगा इंटरसेप्टिंग ट्रैप के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जो आपके पास इंटरसेप्टिंग जो ट्रैप होते हैं आपके पास, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, इज प्रोवाइडेड for the junction of house sewer, and municipal sewer। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका फंक्शंस क्या होता है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैसेस, कि जो भी आपकी फॉल गैसेस आ रही हो उससे हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। गैसेस ऑफ द म्युनिसिपल सीवर, फॉल गैसेस ऑफ द, पूरा लिख देता हूं, म्युनिसिपल सीवर into the household drainage system, क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स है जो आपको इंटरसेप्टिंग ट्रैप के थोड़े से याद रखने हैं। क्लियर है कि ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करता है जहां पर आपका क्या होता है, आपका हाउस सीवर भी कनेक्ट होता है और आपका म्युनिसिपल स्ट्रीट का सीवर भी कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब भी आपका यही है कि तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर दैट इज इंटरसेप्टिंग ट्रैप बोलते हैं। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि एंटी साइफोनस पाइप इज कनेक्टेड टू, देखिएगा पाइप्स के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाया है कि एंटी साइफोनस जो पाइप होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, क्या सर वो आपके मेन सॉइल पाइप के साथ कनेक्ट होता है, या बॉटम ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट के साथ होता है, या टॉप ऑफ द पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट के साथ होता है, या साइड ऑफ द वाटर क्लोजेस्ट के साथ कनेक्ट होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चंस इजी है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एंटी साइफोनस पाइप, तो एंटी साइफोनस पाइप होती क्या है, ये कनेक्ट होती है आपके पास टॉप ऑफ द पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट। कहां पे कनेक्ट होती है, आपके टॉप ऑफ द पी ट्रैप ऑफ वाटर क्लोजेस्ट के साथ कनेक्टेड होती है। देखिएगा कैसे, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास यहां पे मैं कुछ इनकी नेमिंग दे देता हूं जो शायद आपके लिए काफी हेल्प करेगी। ठीक है, ये आपके पास इंडियन वाटर टाइप क्लोजेस्ट है, ठीक है, जिसमें से ये आपके पास ए पैरामीटर्स है, ये आपके पास बी पैरामीटर्स है और ये आपके पास सी पैरामीटर्स है। क्लियर है। अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूं तो सबसे पहले यहां पे मैंने क्या रखा है, ये फ्लशिंग सिस्टम है। क्या है, दिस इज द फ्लशिंग पेन बोल सकते हैं। ये जो आपके पास यहां से ये चीज है, दिस इज द फ्लशिंग पेन, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लशिंग पेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास यहाँ पे कुछ हल्का सा बाहर को निकला होता है, दिस इज को क्या बोलते हैं हम, फ्लशिंग सिस्टर्न बोलते हैं, फ्लशिंग सिस्टर्न बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया है। अगर मैं बात करता हूं ये सारा जो आपको दिख रहा है नीचे का पोर्शन, तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको आप पेन बोलते हैं। क्लियर है। पेन के साथ एक पाइप कनेक्ट होती है और ये पाइप कौन सी होती है सर आपके पास, दिस इज द सॉइल वेस्ट पाइप। कौन सी पाइप होती है आपके पास, सॉइल वेस्ट पाइप बोलो या आप सॉइल पाइप बोल दीजिएगा। कौन सी पाइप है सर, ये सॉइल पाइप है। और जो सॉइल पाइप के साथ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी पाइप कनेक्ट होती है आपके पास, एंटी साइफोनस पाइप, एंटी साइफोनस पाइप मैं लिख देता हूं, एंटी साइफोनस पाइप होती है। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं ये क्या है आपके पास सर, ये है मेरे पास दैट इज ट्रैप।
जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कुछ यू शेप की तरह, ये जो आपको वैसे ही पी शेप की तरह होता है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास सर, ट्रैप है, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये सर इसका ट्रैप पॉइंट का क्या हो गया है, सील हो गया है, ठीक है, यानी कि वाटर सील भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो आपका ट्रैप है और ये ट्रैप के ऊपर ये ट्रैप से क्या ऊपर हुआ है और ट्रैप से ऊपर क्या आपके पास एंटी साइफनस पाइप है। तो एंटी साइफनस पाइप कहां पे कनेक्ट होती है, टॉप ऑफ द पी ट्रैप ऑफ वाटर क्लोजेस्ट, कि जो आपके पास ये पी ट्रैप का वाटर क्लोजेस्ट है इसके टॉप में कनेक्टेड होती है। तो वहां पर आंसर तो मिल गया आपके पास, सी आंसर मिल गया है, बिल्कुल सही। अब इसकी कुछ डायमेंशंस है, थोड़ा सा इन डायमेंशंस को भी हम देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस इंडियन टाइप के वाटर क्लोजेस्ट की टोटल हाइट की, तो ये वेरी करती है आपके पास 450 टू 500 mm, ठीक है, कितनी करती है आपके पास 450 टू 500 mm करती है, ठीक है। और जहां पर आप सीट करते हो ये जो सी रहती है आपके पास कितनी रहती है, ये भी आपके पास 450 से लेके आपके पास 500 तक रहती है। अगर मैं बात करता हूं इसकी पेन की, तो पेन की जो हाइट होती है वो आपके पास कितनी होती है, वो आपके पास सर 300 mm होती है, क्लियर है। अगर मैं बात करता हूं वाटर सील की, जो ट्रैप का जो वाटर सील मेंटेन रहता है वो कितना रहता है, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर के मध्य रहना चाहिए, क्लियर है। अब जो ये हाइट है इस हाइट को आप कभी कभी 650 mm तक भी ले जा सकते हैं, क्लियर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सॉइल पाइप पता लगा, एंटी साइफनस पाइप पता लगा, आपको ट्रैप के वाटर सील का पता लगा, यहाँ पे पूरी वाटर क्लोजेस्ट की आपको हाइट बोल दो जो 450 से 500 mm है, यहाँ पर आपको इसकी पेन की हाइट पता लगी जो 300 mm है, इसकी विड्थ के बारे में पता लगा आपके 450 टू 500 के मध्य हो सकती है, क्लियर है। तो यहाँ से तो ये डायग्राम से क्लियर हुआ है कि सर कहाँ पे कनेक्टेड होता है, आपके पी ट्रैप के टॉप मोस्ट पॉइंट से, यानी कि पी ट्रैप के टॉप के पॉइंट से। ये तो पी ट्रैप ये लेवल का हुआ, ये ऊपर वाला हो गया, क्लियर है। अब कुछ यहाँ पर हम लिख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपके पास एंटी साइफनस पाइप है, एंटी साइफनस पाइप इज कनेक्टेड कहां पे कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड एट द टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट, पी ट्रैप वाटर क्लोजेस्ट, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर आपसे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होता है सर, ये जो एंटी साइफनस पाइप होती है इसका काम क्या है, इसका काम है टू प्रिजर्विंग द वाटर सील ऑफ द ट्रैप। क्या करना है, टू प्रिजर्व करना, प्रिजर्विंग द वाटर सील ऑफ द ट्रैप, ठीक है, वेरी गुड। और ये हेल्प करता है आपका, इट इज वेरी हेल्पफुल टू सील द बैक फ्लो ऑफ ड्रेनेज, ये भी लिख लीजिएगा, इट इज हेल्पफुल टू सील द बैक फ्लो ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं। कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स है आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा पर आप कोई भी बुक उठाएंगे, इसलिए मैं आपको हर बार यही बोलता हूं, आप कोई बुक प्रेफर मत कीजिएगा। आप बेटर है जो भी आप एसएससी जेईई के जो क्वेश्चंस कवर करते हैं, आप क्वेश्चंस को इस तरह से कवर कीजिएगा। क्यों, इससे क्या होगा, आपके पास आपके माइंड जो वो है इधर उधर नहीं घूमेगा कि यार मैं उस बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूं कि उस बुक से क्वेश्चन लगा रहा हूं, इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला होगा। अब यहाँ पे तो देखने को तो आपको एक क्वेश्चंस मिला है, यहां से आपको क्लियर क्या क्या चीजें हुई है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। और शायद कहीं ना कहीं आपको जो ये क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है कि जो इंडियन वाटर टाइप जो क्लोजेस्ट हो सकता है उसका जो ये सी पैरामीटर है वो कितना mm का होना चाहिए, जो उसका बी पैरामीटर है वो कितने mm का होना चाहिए, और जो इसका ए पैरामीटर है वो आपके पास कितना mm का होना चाहिए। ये सारी चीजें एग्जामिनर पूछ सकता है। और आपके पास जो ये वाटर सील है वो कितना मेंटेन आपके पास रहना चाहिए, क्लियर है। तो ऐसा तो नहीं है कि यार आप सिर्फ एक ही क्वेश्चंस कर रहे हो, एक क्वेश्चन के साथ यहां पर आपके 10 कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, यानी कि आपके 10 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्लियर है, द वेरी हेल्पफुल। अब यहां पर बात करते हैं एक और क्वेश्चंस की। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इस तरह का क्वेश्चंस भी मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, क्लियर है। क्वेश्चंस में बोला है द इंस्पेक्शन पिट और चैम्बर इज ए मेन होल, बिल्कुल सही, कि जो आप
का जो मेन होल होता है, मेन होल को आप किसके लिए कर सकते हैं? इंस्पेक्शंस के लिए करते हैं, क्लीनिंग के लिए करते हैं, रिपेयर के लिए करते हैं, मेंटेनेंस के लिए करते हैं। सर किसका बना होता है? सर ये आपके पास ब्रिक मैशनरी का भी बना हो सकता है, आपके पास आरसीसी का भी बना हो सकता है। सर ये आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, इलेप्टिकल भी हो सकता है, किसी भी शेप में आप अपना मेन होल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? सर्कुलर भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब आ रहा है कि इसको सर हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो शायद ही आपको मैंने एक डायग्राम से बताया था, अगर वो डायग्राम आपके माइंड में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं वो डायग्राम आपकी यहां पर हेल्प करने वाला होगा। क्लियर है? कुछ इस तरह से हमने दिखाया था यहां पे, ठीक है। और यहां पर मैं एक और यहां पर दिखा देता हूं। सारे कंसेप्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आपको इसी तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी हर सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है? तभी आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखिएगा यहां पर मेरे पास ये एक अलाइनमेंट है। मान लेते मैं किसी सिटी के लिए क्या कर रहा हूं, आपका जो सीवरेज सिस्टम है उसको आपका वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जा रहा हूं। अब मान लेते हैं यहां पर आपके पास कुछ इंडिविजुअल हाउसेज है, नंबर ऑफ कॉलोनीज आपके पास यहां पे बनी है। जैसे मान लेते हैं आप जिस भी शहर में रह रहे हो, जैसे अभी मैं प्रेजेंट में मैं भोपाल में हूं और यहां पे भोपाल के जो साइड में है ये मेरा कोई वहां पे जो भी सिटी का एरिया होगा वो वाला एरिया होगा। क्लियर है? अब यहां पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाउसेज से जो सीवर कनेक्ट होता है उस सीवर को हम क्या बोलते हैं? उसको सर आप लेटरल सीवर बोलते हैं। तो जो ये वाला पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहा है पहले वाला, ये कौन सा है? आपका लेटरल सीवर। ये जो कनेक्टेड है आपका, दिस इज द लेटरल सीवर। अब जो यहां पर जो लेटरल सीवर है, लेटरल सीवर किससे कनेक्टेड है? आपका ब्रांच सीवर से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारे पास है वो ब्रांच सीवर कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जो लेटरल सीवर का जो डाया होगा, यानी कि जो इंडिविजुअल हाउसेज से जो कनेक्टेड होगा सीवर, उसका डाया थोड़ा सा छोटा होगा, बट जैसे ही वो लेटरल सीवर आपकी ब्रांच सीवर से कनेक्टेड होगा तो थोड़ा आपका पास बड़ा होगा। तो लेटरल सीवर आपका ब्रांच सीवर से कनेक्टेड है और ब्रांच सीवर आपका मेन सीवर से कनेक्टेड है, जिसको आप ट्रंक सीवर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और जो ट्रंक सीवर होता है वो आपका किससे कनेक्टेड होता है? सर वो आपके आउटफॉल सीवर से कनेक्टेड होता है, ओएस से कनेक्टेड होता है। और आउटफॉल सीवर आपका डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होता है? आपके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड होता है। ठीक है? क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई है। इसी तरह से यहां पे भी आपके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाउसेज है, तो यहां पर ये सबसे पहले किससे कनेक्टेड है? आपका लेटरल सीवर से कनेक्टेड है। और लेटरल सीवर आपका किससे कनेक्टेड है? सर आपका ब्रांच सीवर से कनेक्टेड है और ब्रांच सीवर आपका मेन सीवर से कनेक्टेड है। देखिएगा अब यहां पर जब हम बात करते हैं लेटरल सीवर और ब्रांच सीवर, जब दो सीवर आपस में कनेक्ट होंगे तो वहां पे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे? अपना होल्स प्रोवाइड करेंगे। या तो आप मेन होल प्रोवाइड कर दो या फिर ड्रॉप मेन होल्स प्रोवाइड कर दो। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला बोला है कि एट एवरी चेंज इन द डायरेक्शन, कि जहां पे भी, यानी कि चेंज इन द अलाइनमेंट, जहां पे आप सीवर का अलाइनमेंट चेंज कर रहे हो, देखिएगा जैसे यहां पे इस पाथ पे आ रहा था, इस पाथ पे आ रहा था, तो ये एक तो था आपका ये अलाइनमेंट, यहां से आपने चेंज किया तो इस पॉइंट पे भी आपने क्या कर दिया है? अपना मेन होल्स या ड्रॉप मेन होल्स प्रोवाइड कर दिया। तो पहला हो गया क्लियर। दूसरा बोला है एट एवरी चेंज इन द ग्रेड, बिल्कुल सही, कि जहां पर आपका स्लोप चेंज हो रहा है। देखा था आपने कि एक मेन होल्स था आपके पास और एक ड्रॉप मेन होल्स था। देखिएगा मैं आप डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा पर आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं। ठीक है? दिस इज द मेन होल था आपके पास और एक ड्रॉप मेन होल्स था। ठीक है? तो जब हमने मेन होल्स की बात की थी तो मेन होल्स कहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? जहां पर सर आपका क्या हो? आपका मेन सीवर और आपका ब्रांच सीवर, मेन सीवर और आपका ब्रांच सीवर इज कनेक्टेड एट ए सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट्स पे मीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपके पास दोनों एक ही पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहे हो। जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, यानी कि आपके पास क्या है? मेन सीवर है और ये क्या है सर? आपके पास ब्रांच सीवर है, ये आपके पास ब्रांच सीवर है। ठीक है? तो आपके पास मेन सीवर और ब्रांच सीवर क्या है? एक सेम ही लाइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि वहां पे जो आपके पास अर्थ का जो सरफेस होगा वो क्या होगा? प्लेन होगा, तभी हम इसका यूज प्लेन में करते हैं। बट जब हम ड्रॉप मेन होल्स की बात कर रहे थे तो ड्रॉप मेन होल्स में जो आपका ब्रांच सीवर था उसका लेवल हाइयर था और जो आपके पास मेन सीवर था उसका लेवल आपके पास लोअर था।
उसका क्या था सर, लोअर था। तो किससे कनेक्टेड था आपके पास, एक वर्टिकल शाफ्ट से कनेक्टेड था। क्लियर है। हालांकि मैंने इसको आपको बता दिया है पहले ही, आप ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका यूज हम कहां करते हैं सर, इसका यूज आप प्लेन एरियाज के अंदर करते हैं। बट जब हम बात करते हैं ड्रॉप मेन होल्स की, तो इसको कहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसको आपके हिली एरिया में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है। तो देखिएगा क्या यहाँ पे आपका स्लोप चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आपके पास जो ये ब्रांच सीवर है वो आपके हायर लेवल पे है और मेन सीवर आपका लोअर लेवल पे है। तो इसने सही तो कहा है कि इट एवरी चेंज ऑफ द ग्रेडियंट और एट एवरी 30 मीटर्स इंटरवल्स पे, और एवरी 30 मीटर्स के इंटरवल पे भी आप क्या प्रोवाइड करोगे, अपना मेन होल। यानी कि जो सीवर लाइन की जो आपकी लेंथ होनी चाहिए वो आपके पास 30 और 45 के हर मीटर्स के डिस्टेंस पे आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक आपको मेन होल या ड्रॉप मेन होल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी आपके पास क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो ऑल ऑफ दीज इज राइट ऑप्शन। और एक और पॉइंट्स भी यहां भी हो सकता है एट ए जंक्शंस पॉइंट, कि जहां पे आपका जंक्शंस पॉइंट आ रहा हो उस पॉइंट पे भी। अब देखिएगा जंक्शंस पॉइंट कहां है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपके दो डिफरेंट डाया ऑफ सीवर मैच कर रहे हो, ठीक है, या जहां पर आपको थोड़ा सा बैंड दिखाई दिया। क्लियर है। लाइन में आपको थोड़ा सा बैंड आ गया तो उस बैंड पॉइंट पे भी, यानी कि उस जंक्शन पॉइंट पे भी आप क्या प्रोवाइड करोगे, आप अपना मेन होल्स या ड्रॉप मेन होल्स प्रोवाइड करोगे। तो आंसर भी मिल गया है, कांसेप्ट भी क्लियर हो गया है, सारी बातें यहां पर आपकी क्लियर हो गई है। देखिएगा जिसके हम अभी बात ही कर रहे थे वही हुआ, ठीक है। देखिएगा द वैल्यू ऑफ सी ऑफ इंडियन टाइप वाटर क्लोजेस्ट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। आपके पास यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, आपके पास सी दिया है। तो देखिएगा मैंने तो ये चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन करवा दी थी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल हाइट मानना चाहूँ तो इसकी टोटल हाइट कितनी होती है, ये भी मैंने आपको बता दी थी। और उसके बाद मैंने आपको पेन हाइट बोली थी कि अगर सर आपको इसको पेन हाइट को देखना है तो ये पेन हाइट कितनी है, तो हमने ये पेन हाइट भी आपको बता दी थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ यहां पर आपके पास ट्रैप आपने प्रोवाइड किया था, और ट्रैप में जो आपका वाटर सील जो मेंटेन रहना चाहिए था वो भी आपको बता दिया था यहां पे मैंने, ठीक है। फिर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा। और जो आपके पास ये ट्रैप से जो पाइप कनेक्ट होती है, कौन सी पाइप होती है सर, आपकी सॉइल पाइप कनेक्ट होती है, और ये आपके पास एंटी साइफोनस पाइप, एंटी साइफोनस पाइप, ठीक है। ये बात हो गई आपके पास। और वाटर सील यहाँ पे ये दैट इज वाटर सील, वाटर सील कितना मेंटेन रहना चाहिए, 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर मेंटेन रहना चाहिए। और ये कितना रहना चाहिए आपके पास, 45 से आपके पास 45 टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं ये तो आपके पास कितना होना चाहिए था, 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास ये जो दिया गया है आपके पास सर, इसको इसने क्या माना है, ए माना है, इसको सर इसने बी माना है, बिल्कुल सेम हमने भी यही माना है। और ये आपका सी हो गया है 45 टू 50 सेंटीमीटर। कई बुकों में आपको ये मिलेगा, आपको 450 से 650 mm भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके पास सिर्फ 500 सेंटीमीटर ही तक हुआ, नहीं कि 500 mm तक हम इसको बोल सकते हैं। mm तक की बात करूं, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में बोल दिया, कोई बात नहीं, mm में करेंगे तो 45 mm से 500 mm, और यहाँ पे 300 mm, ये सारा हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर सी की वैल्यू पूछी थी, यानी कि जहाँ पे आपका सिट होता है तो उसकी कितनी आती है आपके पास, 45 से 50। तो 45 से 50 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज 450 से 500 mm हुआ है। और इसका मतलब भी लिख देता हूं मैं, 450 से 500 mm भी कह सकते हैं। 300 सेंटीमीटर मींस 300 mm। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे 400 तो हो नहीं सकता है सर, 550 भी नहीं हो सकता है, 500 भी नहीं हो सकता है, तो सॉरी 450 हो नहीं सकता है, हाईएस्ट हम 500 तक जा सकते, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अब कई सारी बुकों में आपने ये भी देखा होगा कि सर ये होता है आपके पास 450 mm से लेके टू 650 mm, ठीक है। अब ये क्या है कि बहुत ही कम केसेस में आपको ये देखने को मिला, ज्यादातर केसेस में आपको यही देखने को मिलता है 45 से 450 से 500 mm, तो हम इसी को ही प्रेफर करते हैं। क्लियर है, ये मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है ये कि क्या है आपके पास। ये चीज आपके पास प्लास्टिक टैंक है, जो आपने देखा होगा, दिस इज द प्लास्टिक टैंक हो गया है आपके पास। और ये प्लास्टिक टैंक के बाद ये क्या है आपका सीट कवर है, दिस इज द सीट कवर हो गया आपके पास।
और ये सीट कवर के बाद जो ये है आपके पास दैट इज वाटर क्लोजेस्ट। ये क्या है आपके पास? वाटर क्लोजेस्ट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए थे कि ये क्या है सर मेरे पास, सर ये आपके पास पेन है, और यहाँ पे जो आपका ये फ्लशिंग है, दिस इज द फ्लशिंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द फ्लशिंग। और ये जो आपके पास यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, दिस इज द फ्लशिंग सिस्टर्न, दिस इज द फ्लशिंग सिस्टर्न। ठीक है, दिस इज द फ्लशिंग सिस्टर्न। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी काम का है कि कम से कम प्रॉपर फ्लशिंग के लिए आपको 1 टाइम्स में कितना वाटर्स रिक्वायर्ड चाहिए है? कम से कम आपको 10 लीटर्स की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिखेगा फॉर प्रॉपर फ्लशिंग, प्रॉपर फ्लशिंग फॉर 1 टाइम्स, फॉर 1 टाइम्स रिक्वायर्ड 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, कम से कम 10 लीटर पानी तो आपको एक टाइम की फ्लशिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इंडियन टाइप वाटर क्लोजेस्ट, WC लिख रहा हूं, वाटर क्लोजेस्ट इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ नंबर। इसको मेजर किया जाता है, वाटर क्लोजेस्ट को आप नंबर की फॉर्म में मेजर किया जाता है। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, काफी हेल्पफुल भी था आपके। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में पूछ लिया जाए, हो सकता है कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाए। जैसे आप अपने कॉलेज कैंपस में बैठ रहे हो कि जो आपके इंडियन वाटर टाइप क्लोजेस्ट है उसको आप किस में मेजर करते हैं, तो उसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं इंडियन। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं अब अपने एक और नए क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को गलत करते हैं। या तो उन्होंने अपने थ्योरी पार्ट्स में इस तरह के टेबल को स्टडी ही नहीं किया होगा तब वो गलत करते हैं, या उन्होंने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से नहीं सुना होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस थ्योरी वाले लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको पूरी डिटेल्स में कवर करवाई गई है। आज क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? क्वेश्चंस में पूछा गया है कि डायामीटर of domestic pipe laid at gradient 1/100 is recommended। यानी कि वो जो बात कर रहा है डोमेस्टिक पाइप मतलब एक तरह से सीवर की ही बात कर रहा है कि जो भी आपका जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको जो कैरी कर रहा है वो आपका कौन सा है? वो आपका एक सीवर ही है। तो उसका डाया आपका कितना होना चाहिए जब उसका स्लोप 1/100 दिया गया है। अगर हम बात करते हैं चीपो के मुताबिक, तो अकॉर्डिंग टू चीपो, तो ये भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं कि सर अकॉर्डिंग टू चीपो के मुताबिक, CHEEPO के मुताबिक, द मिनिमम डाया ऑफ सीवर कहो या कंड्यूट कहो या पाइप कहो शुड नॉट बी लेस देन 150 mm, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। बट अगर बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू NBO का मतलब क्या है यहाँ पर? नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक, नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक, तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक है, जो कम से कम डाया उन्होंने रखा है वो आपका 100 mm है, 100 mm के बाद आपका 150 mm है, 150 mm के बाद आपका 225 mm है। जो ग्रेडियंट है 100 mm के लिए कितना होगा? 1/60 होगा, और आपके पास 150 के लिए कितना होगा? 1/100 होगा, और आपके पास 225 के लिए कितना होगा? आपके पास कितना होगा? 1/20 होगा, 1/20 होगा। क्लियर है? जो वेलोसिटी मेंटेन रहेगी आपके पास 0.58 मीटर पर सेकंड रहेगी, और 0.61 मीटर पर सेकंड रहेगी, और थर्ड आपके पास 0.79 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो यहां से आप एक चीज नोट डाउन कर सकते हैं कि सर जैसे जैसे हमारे सीवर का जो डाया बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब आपके पास 1/100 है तो 1/100 के लिए आप
कितना डाया ऑफ सीवर रखोगे, यानी कि कितना पाइप का डाया रखोगे, 150 mm का रखोगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास वो क्या हो गया है, बी इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। चीपो के मुताबिक बोला उसने, सेंट्रल हेल्थ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर बोला, तो आपके पास कम से कम 150 से कम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक तो आपका 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। आप कौन सा यूज करते हैं सर, हम अकॉर्डिंग टू चीपो के मुताबिक वर्क करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्लियर है। अगर यहां पर बात की जाए सबसे पहले कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस ओवर 40 हेक्टेयर्स इज 250 हेक्टेयर्स, कि जो यहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दिया गया है ओवर 40 हेक्टेयर इज 250 हेक्टेयर दिया गया। इफ वाटर सप्लाई डिमांड पर डे इज 200 लीटर्स एंड सीवेज डिस्चार्ज 80% ऑफ वाटर सप्लाई, कि जितना पानी आपके घरों में जा रहा था, मतलब 100% सप्लाई हो रही थी, उसमें से कितना वाटर आपका सीवेज डिस्चार्ज कैरी कर रहा है, सिर्फ ओनली 80%। क्लियर है। और वो 80% वाटर आपका वो वाटर होता है जिसका हम पुनः चक्रण करते हैं, दोबारा से उसका रिसाइकल करते हैं। क्लियर है। द सीवेज फ्लो इन द सीवर्स सेपरेट सिस्टम, आपको सीवेज फ्लो निकालना है आपके सेपरेट सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर क्या दिया गया है सर, एरिया दिया गया है। एरिया कितना दिया गया है हमारे पास, सब नोट डाउन लिख सकते हैं हम। ये सर एरिया दिया गया आपके पास 40 हेक्टेयर। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस कितनी दे दी गई है सर मेरे पास, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो मेरे पास दे दी गई है वो आपके पास 250 हेक्टेयर दे दी, 250 हेक्टेयर्स दे दिया है, पर हेक्टेयर दे दी है। ठीक है, यह हेक्टेयर दे दिया गया। तो आप क्या निकाल सकते हो यहां से, तो यहां से मैं टोटल पॉपुलेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, टोटल पॉपुलेशंस। तो टोटल पॉपुलेशंस क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस हो जाएगा आपके पास इनटू एरिया हो जाएगा। तो आपके पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस क्या होगा है 250 हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 40 कीजिएगा तो आपके पास 10,000 पर्सन आ जाएंगे, इतने पर्सन आ गए हैं, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गई, पॉपुलेशंस निकल के आ गई। अब क्या दिया है उसने, ऑलरेडी डिमांड दिया है, यानी कि रेट ऑफ डिमांड आपके पास दिया है, जो कितना दिया है 200 LPCD दिया है। तो देखिएगा आपके पास रेट ऑफ डिमांड भी है और टोटल पॉपुलेशंस भी है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप टोटल एवरेज सप्लाई निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज वाटर सप्लाई निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही, तो एवरेज वाटर सप्लाई, एवरेज वाटर सप्लाई डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, एवरेज वाटर सप्लाई डिस्चार्ज। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलेशन कितनी दी है सर, 10,000 दी है, 10,000, रेट ऑफ डिमांड कितनी दी है 200 LPCD। 200 LPCD का मतलब क्या है, लीटर्स पर डे दी है। ठीक है। जब 200 लीटर्स पर डे दी गई है तो उसको मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, तो लीटर से जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो 10 रेज़ की पावर -3 करूंगा, तो बिल्कुल 10 रेज़ की पावर -3 करूंगा। अब डे को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड बाय कीजिएगा 24 इंटू 60 इंटू 60। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, यहां से निकल जाएगा एवरेज वाटर सप्लाई डिस्चार्ज। और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये समथिंग आपके पास 0.02315 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। आपने कैलकुलेट करके देख लेना है। क्लियर है। उसके बाद उसने बोला है कि सिर्फ 80% वाटर ही आपका क्या हो रहा है, सीवेज डिस्चार्ज इज 80% ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि जो आपका सीवेज डिस्चार्ज है, सीवेज डिस्चार्ज इज 80% ऑफ वाटर सप्लाई। सिर्फ ये तो आपके पास जो निकाला है ये तो आपके पास टोटल आया गया है। अब इस टोटल में से भी कितना आपका सीवेज डिस्चार्ज में जा रहा है, 80%। तो आप निकालेंगे 0.8 इंटू आपके पास 0.02315, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.01852 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.01852 मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज डिस्चार्ज। क्या आ जाएगा सर, ये एवरेज डिस्चार्ज आ जाएगा आपके सीवरेज का। ठीक है, आपके सीवरेज का। ठीक
ठीक है, क्लियर हो गया है। यानी कि कितना आ रहा है 0.01852 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेपरेट सिस्टम या कभी भी सीवर को डिजाइन करते हो तो उसको मैक्सिमम फ्लो के लिए डिजाइन करते हो। तो मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर क्या होता है आपके पास दिखेगा, मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर। तो जो मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर होता है आपके पास वो होता है 3 टाइम्स इनटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज। एवरेज सीवेज डिस्चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास 3 लिया गया है, ये क्या लिया गया है आपके पास, एक फैक्टर लिया गया है। तो आप इसका 3 टाइम्स कीजिएगा तो दैट इज 3 इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज कितना है आपके पास 0.01852 है। तो कितना है 0.01852 है। तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0.0556 मीटर क्यूब पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा 0.00552 क्यूमेक्स आएगा या 0.556, तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा जरा। क्लियर है। तो ये कितना आएगा आपके पास 0.0555 आएगा, 556। तो काफी क्लोज आंसर दिए गए हैं। 0.05552 दिया है सर, नहीं ये भी आएगा। 0.00 ये भी नहीं आएगा, 54 भी नहीं आएगा, 56 आएगा। तो 56 आपके पास कहाँ है, ऑप्शन सी में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि उसने जो आंसर दिए गए वो बिल्कुल क्लोज दिए गए हैं। क्लियर है। कुछ नहीं दिया आपके पास, उसने रेट ऑफ डिमांड गिवन था, एरिया गिवन था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गिवन था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और एरिया ऑफ पॉपुलेशन से आपने क्या निकाल दिया, टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट कर दिया। फिर आपने एवरेज वाटर सप्लाई निकाला मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो आपके पास इतना आया। ये टोटल आया, टोटल का 80% ही रिसाइकल हो पा रहा है, तो 80% निकाला तो आपके पास 0.01852 आ रहा है। अब जो आपका सीवर होता है उसको आप किसके लिए डिजाइन करते हैं, उसको सर आप 3 टाइम्स ऑफ एवरेज सीवेज डिस्चार्ज के लिए करते हैं। ये तो मैक्सिमम फ्लो हुआ। और अगर हम मिनिमम फ्लो की बात करेंगे तो मिनिमम फ्लो क्या होगा आपके पास 1/3 ऑफ। तो आज उसने क्या पूछा गया है, आज तो उसने पूछा है कि कितना फ्लो के लिए उसको डिजाइन करें, तो उसको मैक्सिमम के लिए डिजाइन करेंगे 0.0556 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए। क्लियर है। अगर आपको मिनिमम बोल दिया जाएगा तो आप इसका 1/3 इंटू एवरेज सीवेज डिस्चार्ज कर दोगे। क्लियर है। तो यहां से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया है। आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास ऑलरेडी जब हमने रॉ वाटर को डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, द सेटलिंग टैंक ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब per meter square per second is used for the design discharge 2 meter cube per second. What is the surface area? आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया दिया, यानी कि आपको V0 दे दिया गया है। कितना दे दिया है सर, 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे दिया गया है। क्लियर है। और डिस्चार्ज दे दिया गया आपके पास, तो डिस्चार्ज कितना है सर मेरे पास 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे दिया गया। तो अगर मैं यहां से इसको कैंसिल करूं तो ये मेरे पास कितना जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। क्लियर है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके पास V0 होता है, V0 मतलब सरफेस ओवरफ्लो रेट या लोडिंग रेट या ओवरफ्लो रेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास, दैट इज डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है। डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है। और शायद ही आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा तो जो आपके पास एरिया होते हैं वो आपके पास 2 टाइप के एरियाज होते हैं। एक होता है प्लान एरिया होता है, प्लान एरिया होता है आपके पास, और एक होता है आपके पास फ्लो एरिया होता है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपके प्लान एरिया की, इसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं, और फ्लो एरिया को आप क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया अलोंग द आपके पास लेंथ होता है, अलोंग दी लेंथ होता है डियर। ठीक है। अलोंग दी लेंथ होता है। और आपके पास फ्लो एरिया अलोंग दी फेस होता है, अलोंग दी फेस होता है। ठीक है। जब अलोंग दी लेंथ होगा तो लेंथ इंटू विड्थ होगा, और जब फ्लो एरिया मतलब फेस होगा तो आपके पास V इंटू H होगा।
ये प्रीवियस टॉपिक है आपके, क्लियर है। तो आज आपके पास डिस्चार्ज भी दिया है, वी नॉट भी दिया है, आपको तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज हो गया क्यू आपके पास और सरफेस एरिया हो गया मेरे पास एस ए। तो यहां से जब मैं सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज बाई वी नॉट। अब डिस्चार्ज कितना है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड है आपके पास। सरफेस एरिया कितना है दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इज मीटर पर सेकंड है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया है, मीटर क्यूब से मीटर कैंसिल, तो मीटर स्क्वायर आ गया है। तो सॉल्व कीजिएगा, मैं कैलकुलेट से कर रहा हूं, आप खुद कीजिएगा। 2.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से कुछ 444 समथिंग आ जाएगा, कुछ यही आ रहा है, यही आ रहा होगा। मैं दोबारा से कर लेता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ रहा है आपके पास 4 टाइम 4 ये आ रहा है 4 इज मीटर स्क्वायर आ गया है आपके पास। तो देखिएगा उन्होंने सरफेस एरिया 1000 नहीं हो सकता, 3000 भी नहीं हो सकता, 2000 भी नहीं हो सकता। तो जो आपके पास ये 4 के जो नियर अबाउट है अप्रॉक्स, किसके नियर अबाउट है ये, इसके जो नियर अबाउट ऑप्शन है आपके पास, नियर अबाउट ऑप्शन है वही हम टिक करेंगे और वो है आपके पास 4000 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो गया, क्योंकि ऑप्शन तो लगाना है, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ कंक्रीट सीवर। जो कोरोजन ऑफ कंक्रीट के लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है वो आपके पास सेप्टिक कंडीशन रहती है। कौन सी रहती है आपके पास, सेप्टिक कंडीशंस। तो ये भी लिख दीजिएगा सेप्टिक कंडीशन। सेप्टिक कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ सीवर, कोरोजन ऑफ सीवर के लिए, ठीक है। तो पहला ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेप्टिक कंडीशन होती है वो आपकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, कोरोजन ऑफ सीवर। और जो सेप्टिक कंडीशंस में आपके पास जो मेनली जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, मेनली जो यहाँ पर गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मीथेन गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, फिर आपके पास CO2 रिस्पॉन्सिबल होती है और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ये 3 गैसेस आपके पास रिस्पॉन्सिबल होती है। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी रहती है, तो सबसे ज़्यादा आपके पास मोस्ट कोरोजन रिस्पॉन्सिबल गैस है, सीबल गैस फॉर द सीवर, ठीक है। और सबसे लीस्ट कौन सी है आपके पास, तो सबसे लीस्ट है आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है। तो सबसे लीस्ट है हमारे पास लिस्ट ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सीवर, ठीक है। ये आपके पास कोरोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, आपकी कम रिस्पॉन्सिबल, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आंसर क्लोरीन भी नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, आपके पास सेप्टिक कंडीशंस हो सकती है। और सेप्टिक कंडीशंस में भी कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल रहती है, हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है, ऑलमोस्ट 98% रिस्पॉन्सिबल इसकी है। उसके बाद 1 से 2% में आपका CO2 एंड ये 2 गैसेस रहती है, क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि विच टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैज द लीस्ट सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। इसमें से कौन से पार्टिकल्स है जिनकी लीस्ट सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी होती है। तो लीस्ट किसकी होंगी कि जितना छोटा पार्टिकल्स होगा उतनी कम उसकी क्या होगी आपके पास सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पर फाइन ग्रेवल नहीं हो सकता है, सैंड भी नहीं हो सकता है, कोर्स भी नहीं हो सकता है। तो सबसे क्या है आपके पास फाइन क्ले एंड सिल्ट। और अगर आपसे पूछे कि सबसे मैक्सिमम सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी किसकी होती है कि जिसका पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा उसकी सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कोर्स सैंड की सबसे ज्यादा होगी, क्लियर है।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रीट इनलेट फॉर ड्रेनिंग रेन वाटर्स आर लोकेटेड अराउंड द रोड साइड ऑन स्टेट रोड एट एन इंटरवल्स ऑफ। बिल्कुल सही, जो आपके पास ये स्ट्रीट इनलेट है, आपने हर गली पे देखा होगा कि क्या बने होते हैं, स्ट्रीट इनलेट। ये क्यों बने होते हैं कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन या मानसून सीजन में कि जो भी आपका वाटर है वो वाटर क्या करे, आपके स्ट्रीट इनलेट से एडमिट होके आपके ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंचे। तो वहां पर आप क्या प्रोवाइड करते हो, अपना स्ट्रीट इनलेट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो स्ट्रीट इनलेट होते हैं ये आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और आपके पास सर्कुलर भी हो सकते हैं। ये आपके पास 30 से 60 मीटर के इंटरवल्स पर बनाए जाते हैं। तो देखिएगा 10 to 20 मीटर्स के इंटरवल पर नहीं सर, 5 to 10 नहीं, 10 to 20 to 30 भी नहीं, आपके पास 30 to 60 मीटर के इंटरवल्स पर आपको स्ट्रीट इनलेट्स प्रोवाइड करना होगा। क्लियर है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंबाइंड सिस्टम ऑफ सीवरेज। कि जो आपका कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होता है, यानी कि 3 टाइप के सिस्टम होते थे, एक सेपरेट सिस्टम होता था और एक आपका सीवरेज सिस्टम होता। देखिएगा मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम, ठीक है। जो आपके पास सबसे पहला जो सिस्टम यहां पे यूज किया जाता है वो आपका सेपरेट सीवरेज सिस्टम, सेपरेट सिस्टम। देखिएगा सेपरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपका क्या होता है, आपका सैनिटरी वाटर होता है, सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट बोलता हूं, जो भी आपका सैनिटरी वेस्ट होता है प्लस आपका जो भी स्ट्रॉन्ग वाटर होता है उसको कलेक्टेड और उसको कन्वेयर्ड एंड डिस्पोज्ड इनटू सेम कंड्यूट, मतलब डिस्पोज इनटू सेपरेटली, अलग अलग उनको किया जाता है, सेपरेटली किया जाता है। जैसे कि सैनिटरी वेस्ट के लिए आपके पास एक और पाइप होगा और स्टॉर्म वाटर के लिए एक और पाइप होगा। क्लियर है, अलग अलग होगा, ठीक है। तो वहां पे आप किसका यूज करते हो, सेपरेट सिस्टम का यूज करते हो। बट अगर हम बात करते हैं आपके कंबाइंड सिस्टम की, किसकी बात कर रहा हूं अब मैं, कंबाइंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो कंबाइंड सिस्टम के अंदर क्या होता है आपके पास, ये देखिएगा कि जो भी आपके पास क्या होता है, सैनिटरी वेस्ट होता है, जो भी हमारे पास क्या होता है सर, सैनिटरी वेस्ट होता है, प्लस आपका जो भी स्टॉर्म वाटर होता है, जो भी आपका स्टॉर्म वाटर होता है उसको आप कलेक्टेड और उसको कन्वेयर्ड एंड डिस्पोज्ड इनटू सेम पाइप, डिस्पोज इनटू सेम कंड्यूट लिख सकता हूं। जैसे यहां पे लिखा है सेपरेटली कंड्यूट लिख सकते हैं, यहां पे भी कंड्यूट मींस पाइप बोलो या आप सीवर भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो उसी को हम कंबाइंड सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे जो ए पाइप इज यूज्ड, एक सिंगल पाइप, ए पाइप यूज किया जाता है आपका सिंगल सिस्टम की तरह, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं सेपरेट सिस्टम की तो इसका यूज आप कहाँ करते हैं सर, इसका यूज आप ज्यादातर मतलब आपने देखा होगा कि जहां पे स्टीप स्लोप हो या हिली एरियाज, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंबाइंड सिस्टम की ड्रॉबैक की, जो उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी ड्रॉबैक है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाई, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, इज हाई है। जब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है तो ऑब्वियसली बात है उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी हाई है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या है इसकी सर, कॉस्ट इज हाई। जब ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है तो कंबाइंड सिस्टम के अंदर ग्रिड को रिमूव करना नेसेसरी है, ठीक है। तो तीसरा ये भी है कि इसमें से सर जो ग्रिड पार्टिकल्स होते हैं, ग्रिड पार्टिकल्स रिमूवल नेसेसरी, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर मैं बात करता हूं इसकी सर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, तो वो भी थोड़ा हाई है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हाई है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो देखिएगा लेस चांस ऑफ चॉकिंग ऑफ सीवर नहीं, तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा यहाँ पे कंबाइंड सिस्टम की जो ड्रॉबैक्स है वो है इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। क्लियर है, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी।
अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन की। हालांकि इसी तरह का क्वेश्चंस आपको मैंने करवा भी चुका हूँ, सिर्फ उसने आज क्या बोला गया है ये क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि एक टाउन है हैज द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 80,000, यानी कि आपके पास एक पॉपुलेशन दे दी गई है और पॉपुलेशन कितनी दे दी है 80,000 दे दी है। पॉपुलेशन ओवर एट एरिया, एरिया आपके पास दे दिया गया है, एरिया कितना दे दिया है 0.6 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द सेपरेट सीवर लाइन एज्यूमिंग द रेट ऑफ डिमांड, यानी कि रेट ऑफ सप्लाई का हो या रेट ऑफ वाटर डिमांड जो कितनी है 200 LPCD है। LPCD मतलब 200 लीटर्स पर डे है, क्लियर है। इज टोटल सप्लाई ओनली 75% रिचेज इन सीवर, तो कितना वाटर आपका यानी कि 75% रिचेज इन सीवर एज वेस्ट वाटर, ठीक है, यानी कि आपका 75, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 75 to 80% ही वाटर है रॉ वाटर का, वो जो दोबारा से क्या किया जाता है रिसाइकल किया जाता है। तो उसने यही कहा कि जो आपके सीवर में जो वाटर्स पहुंच रहा है वो कितना पहुंच रहा है 75%। तो यहां पर आपके पास क्या दिया है सर, पॉपुलेशन भी दिया है और आपके पास रेट ऑफ सप्लाई भी दी है। तो यहां से क्या निकाल दोगे आप, तो यहां से निकल जाएगा मेरे पास सर वाटर सप्लाई डिस्चार्ज, तो वाटर सप्लाई डिस्चार्ज निकाल दीजिएगा, वाटर सप्लाई डिस्चार्ज। तो वाटर सप्लाई डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सर आपके पास पॉपुलेशन इनटू रेट ऑफ सप्लाई। तो पॉपुलेशन कितना है आपके पास 80,000 है, रेट ऑफ सप्लाई कितना है 200 लीटर्स पर डे, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 10 डेज की पावर -3 करो, डिवाइडेड बाय 24 करो, 60 करो, 60 करो, तो किस में आ जाएगी आपके पास डिमांड, यह आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो देखिएगा 80,000 80,000 इंटू 200 इंटू 10 डेज की पावर -3, ओके, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, कितना है आपके पास 0.185, तो यहां से आ जाएगा सर 0.185 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इतना क्यूमेक्स आपका टोटल सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज हो रहा था। इसमें से 75% रीच कर रहा है, कितना रीच कर रहा है 75%, तो सीवेज डिस्चार्ज आ जाएगा आपके पास, यानी कि सीवेज डिस्चार्ज कितना हो जाएगा सर इसका 70%, 75, तो 0.75 इंटू 0.185, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो वैल्यूज आपके पास आई थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ 0.185 इंटू 0.75, कितना आ जाएगा 0.1387, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 0.13875 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि इतना सीवेज डिस्चार्ज आपका कैरी हो रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज होता है, देखिएगा आज उसने एक और पॉइंट भी बोला है कि एज्यूम द पीक फैक्टर। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने एक नोट पॉइंट लिखाया था आपके पास कि मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर जो होता है वो होता है आपके पास 3 इंटू डिजाइन सीवेज डिस्चार्ज, यानी कि एवरेज सीवेज डिस्चार्ज भी आप बोल सकते हैं। एवरेज सीवेज डिस्चार्ज को क्यों लिख रहा हूं, अगर मैं मिनिमम फ्लो देखता हूं तो मिनिमम फ्लो क्या हो जाता है सर, मिनिमम फ्लो ऑफ सीवर हो जाता है दैट इज 1/3 इंटू एवरेज सीवेज फ्लो या सीवेज डिस्चार्ज, ठीक है। तो आज तो आपके पास सीवेज डिस्चार्ज निकल के आ गया है। अब देखिएगा ये जो 3 है और ये 1/3 है, एक प्रकार के आपके पास क्या है दैट इज फैक्टर है, और इन्हीं फैक्टर को आप क्या बोल सकते हैं दैट इज पीक फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज तो आपके पास जो फैक्टर दिया गया वो कितना दिया है 2 दिया है। तो अगर हम यहां से क्या निकालेंगे डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज निकालेंगे। डिजाइन डिस्चार्ज बोलो या मैक्सिमम फ्लो ऑफ सीवर बोलो, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, सीवर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पीक फैक्टर, पीएफ को पीएफ फैक्टर लिखता हूं इनटू सीवेज डिस्चार्ज, इनटू सीवेज डिस्चार्ज। पीक फैक्टर कितना है हमारे पास सर, पीक फैक्टर है सर 2 इंटू सीवेज डिस्चार्ज 0.13875। तो यहां से जब करोगे 13 2 26, यानी कि आपके पास
28 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका आंसर आ गया है। तो क्लियर है, तो यहां से आपने हर कंसेप्ट क्लियर किया है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपका एग्जामिनर। क्लियर है, तो इस तरह से यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन डिजाइन ऑफ सीवर एंड सीवरेज सिस्टम की किया है उन सभी क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल से कवर किया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते ही आपको यहां पर मैंने क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। क्लियर है।